तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2023-24 का जो आपके लिए मॉडल पेपर जारी किया गया यूपी एमएसपी पे, ठीक है ना, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन इसमें हम आपको बताने वाले हैं। और सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छी तरीके से। और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भौतिक विज्ञान 2023-24 में जो आपका यूपी एमएसपी ने जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है ना, उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आपके लिए कॉपी आपको जैसे मैं आज बताऊँगा ना, सेम टू सेम आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों ज़रूरी है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉपी रहेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी और यहाँ पर केंद्र की मुहर रहेगी, ठीक। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। जो परीक्षार्थी होंगे इस उत्तर पुस्तिका में वे अपना नाम कहीं पर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। जो इस पर निर्देश दिया गया है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका सावधानी से पालन करना है, ठीक है ना। ये बात नोट कर लीजिए। और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिया है क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, इसको आपको स्वयं करना होगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष का वह परीक्षा दे रहा है। देखिए जो आपके लिए कॉपी मिलेगी ना, यहाँ पे आपको परिचित्रित मिलेगा, ठीक है ना। जिस वर्ष में आप पेपर दे रहे हैं यहाँ पे आपको वहाँ पर चित्रित रूप में दिखाई देगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक डाला जाएगा, वो भी अंकों में डाला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर शब्दों में डाला जाएगा। अगर अंकों में, जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं। अगर अंकों की बात करें तो यहाँ पर अंकों में जैसे दे दिया 5, 5, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 1, ठीक। ये आपके लिए दे दिया, आपका रोल नंबर दे दिया। अब इसको आपको शब्दों में लिखना है तो आपको 5, ठीक, 5 मतलब एक एक शब्दों को उठाना है, एक एक अंक को उठाना है, ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। विषय की बात करेंगे, रसायन विज्ञान आपको डाल देना है। और विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे, प्रश्न पत्र आपको केवल प्रश्न पत्र डालना है, ठीक। संकेतांक की बात करें तो प्रश्न पत्र पर संख्या संकेतांक यूपी एमएसपी। अब मतलब यहाँ पर देखिए जो आपका संकेत रहेगा, जैसे एक्सेल, ठीक है ना, एक्सेल आपको ऐसे ही देता है ना, तो जो आपको वहाँ पर मॉडल पेपर में देखता है वहाँ पर किनारे की ओर संकेतांक देता है, उसको यहाँ पर लिखना होगा। परीक्षा का दिन आपको डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली यहाँ पर आपको डाल देना है। केंद्र का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डाल देना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को भरेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है। उसके नीचे आपके कक्ष निरीक्षक जो लगे होंगे ना, वो यहाँ पर भरेंगे, ठीक है ना। जो आपके कक्ष निरीक्षक लगे होंगे वो यहाँ पर भरने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिए, सभी लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें यहाँ पर भरना है और क्या चीज़ें आपको करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर। तो चलिए देखिए आपको कॉपी कैसे लिखना है, मैं उसकी थोड़ा चर्चा करूंगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो यूपी एमएसपी से क्या करेंगे, मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। जो आपके लिए यूपी एमएसपी में जो आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है, अभी हाल ही में 1-2 दिन हुआ जो कि लॉन्च हुआ है बोर्ड के द्वारा, तो आपको उसको ज़रूर देख लेना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ से उसके आंसर्स को देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और पूरे क्वेश्चन का यहाँ पर सलूशन आपको दिया गया है। बहुत सारे हमारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसका पूरा सलूशन बताइए, तो यहाँ पर आपको फुल सलूशन दिया गया है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का क डाल देना है,
ठीक, ये डालने के बाद आपको ये प्रश्न नहीं लिखना है। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है कि आपको यहाँ पर बताने के लिए। ठीक, ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। 1 के क का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61.038 ग्राम मोल की पावर -1। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, क्या कर रहा है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। जो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान है वह कितना होगा, तो 61.038 ग्राम मोल की पावर -1। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण व्यवस्था अस्थायी होगी। तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से 3D5। ठीक है ना, जो कि अपूर्ण भरी हुई कक्षाओं से यानी कि जो अधूरी भरी हुई कक्षाओं से अपूर्ण यानी कि जो मतलब आधी भरी हुई जो कक्षा होती है वो ज़्यादा अस्थायी मानी जाती है। ठीक है ना। तो डी में आपको मैंने बताया 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 में से ज़्यादा कितना होगा, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, संकुल CONH3 का होल 8 × होल पावर 6 Cl2 में से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो कितने आयन उत्पन्न होंगे, इसमें 3 आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेम टू सेम आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है जैसे इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। निम्नलिखित यौगिकों में क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो इसमें आपको क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। CH3 CH2 CH2 CHO, अगला क्या है, CH3 CH2 CH2OH, H5 C2O C2H5, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है ना, ये आपके लिए है। तो इसका आपको बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, फिर इज ग्रेटर देन H5 C2O C2H5, ठीक, इज ग्रेटर देन CH3 CH2 CHO या CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोग देखिए, हमारे हिसाब तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनता है, लेकिन आप लोग एक बार इसको कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। ये मत कहिएगा सर मुझे गलत बताएं, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया, जहाँ तक मुझे लगा प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होगा, लेकिन आप लोग भी इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माल्टोज बना होता है। माल्टोज किसका बना होता है। जो माल्टोज होता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, यानी आंशिक आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से। ठीक है ना। किससे बना होगा, किससे बना होता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से बना होता है। ठीक है ना। 2 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। किसकी, आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 2 का क डालेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्रश्न मत लिखिएगा, नहीं तो आपको फालतू का समय जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग से केवल आप क्या लिखना है, उत्तर। प्रश्न संख्या नंबर 2 का क डालने के बाद डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल। जो विलेय के जो प्रेक्षित मोल है तथा उसका सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अणुसंख्या गुणों के सभी मान विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कह रहा है कि जो इसकी अणुसंख्या होती है उसके गुणों के सभी मान विलेय की अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। जो अणुसंख्य गुण होता है, सभी मान जो होते हैं उनके विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुप्रयोग की बात करेंगे तो एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली में, किसमें, एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली में
राज्य कार्यों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए वांट हाफ समीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसमें इसका उपयोग किया जाता है अगर आप पूछा जाए तो किसमें, एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली में राज्य कार्यों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए वांट हाफ समीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। 2 के ख की बात करेंगे तो क्या है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार की यौगिक संक्रमण, ठीक है ना, संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य बचे रिक्त स्थान में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बी या कार्बन व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे यौगिकों के अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ठीक, जो मतलब जो संक्रमण धातुओं के बीच में जाकर बैठ जाते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी, यानी कि क्या कहेंगे वहाँ पर अंतराकाशी यौगिक कहेंगे। ठीक है ना, जैसे TiC, MnO, Mn4, ठीक इत्यादि इन यौगिकों में धातुओं का कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। प्रश्न संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे। स्पेक्ट्रमी क्या, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या। आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं सर धीरे धीरे पढ़ाइए। ठीक है ना, आज मैं आपको एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आप लोग ये मत कहिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है ये आपको बताना है। तो जब लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई CFSE, तो CFSE क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र यानी क्रिस्टल फील्ड, ठीक है ना, सरफेस एनर्जी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये आपको लिख लेना है। तो क्या होता है इसका मान, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक, के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए डी कक्षकों का विपाटन कम हो जाता है और इसलिए डेल्टा की पावर 0 का मान कम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, क्योंकि कुल सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है ना। तो यही इसीलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा और सारे क्वेश्चन का सलूशन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। निम्नलिखित में परिवर्तन आप कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन आप कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको निकालना है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताना है। ठीक, और इसके बाद मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। ठीक है ना, और आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या नंबर 3 के क की बात करेंगे। तो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को क्या कर रहा है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में घोला गया। किसमें, 600 ग्राम जल में घोला गया। तो गणना कीजिए हिमांक में नमन विलयन का हिमांक, ये आपको गणना करना है। तो ध्यान दीजिएगा WB बराबर क्या हो जाएगा, 45 ग्राम, WA बराबर 600 ग्राम। ठीक, विलय यानी कि C6H6O2 का आणविक द्रव्यमान MB बराबर 24 + 6 + 32, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 62 ग्राम मोल की पावर -1। यह आपका आएगा आणविक द्रव्यमान इसका आएगा। ठीक, अब हिमांक में अवनमन जो होता है डेल्टा TF क्या होता है, KF × WB × 1000 बटे WA × MB। ठीक, आपके लिए होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा 1.86, ठीक, किलो केजी यानी केल्विन केजी मोल की पावर -1, 45 ग्राम × 100 आपका 600 ग्राम × 62 ग्राम मोल की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे 2.25 केल्विन आपके लिए हो जाएगा। तो शुद्ध जल का हिमांक कितना आ जाएगा 273.15 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 273 माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम आपको लिखना है। ठीक, जैसे प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपके लिए है प्रोपेन 1 ऑल का प्रोपेन में परिवर्तन। ठीक है ना, तो CH3 CH2 CH2OH 84% H3PO4 440 केल्विन पर आपको क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा पहला ROH, ठीक है ना, एल्किल एल्कोहल है। ठीक, CH3 CH2OH है, K2Cr2O7 यानी कि MnO4 को बस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 COOH बनाएगा। ठीक, दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH और ये 84% H3PO4 अब बांड 440 केल्विन पर क्रिया करेगा, CH3 CH डबल बांड CH2 आपका बनाएगा। ठीक है ना, 3 के ग की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए एस्टेल्डिहाइड तथा एसीटोन में और एसिटोफिनान में और बेंजेफिनान में। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एस्टेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड होता है उसमें क्या होता है कि जब NaOH प्लस I2 से क्रिया करेंगे तो यह कोई अभिक्रिया आपको नहीं देता है। ठीक, और जब एसीटोन को हम क्रिया करेंगे 4NaOH प्लस 3I2 से तो यहाँ क्या करेगा, CH3I3 प्लस CH3 COONA और प्लस 3NaI प्लस 3H2O आपका देता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 3 के घ की बात करेंगे। क्या है, DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। ठीक है ना, तो DNA में पाए जाने वाले चारों क्षारकों की संरचना बनाइए। ठीक है ना, चलिए इसको मैं संरचना बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तो आप जानते हैं जो DNA में 4 प्रकार के आपके पाए जाते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन। आप ऐसे पहले शुरू में लिख सकते हैं गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। NH3C यानी डबल बांड N, सिंगल बांड CH, यानी कि आप कहीं पर देखेंगे जहाँ पर कार्बन आ जाएगा ना वहाँ पर उसकी 4 संयोजकताएं होंगी। ठीक, अगर इस कार्बन को देखा जाए, इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पर NH3 डबल बांड NH3, देखिए यहाँ पर आपको 2 2 4 1 5 इस कार्बन की 5 संयोजकताएं आपको दिखा, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक ई आपका कट जाएगा। ठीक है ना, एक ही आपका जाएगा ऊपर, ये आपको ध्यान देना है। जहाँ अगर कार्बन दिखे वहाँ पर आपको 4 उसकी संयोजकता, उससे ज़्यादा संयोजकता उसकी नहीं हो सकती। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर NH3C डबल बांड N, देखिए आप जो हमारी नाइट्रोजन होती है इसकी 3 संयोजकताएं होती हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है ना, कार्बन की यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 3 आपका यहाँ पर, आपके यहाँ पे एक H है, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ आपको कार्बन दिखेगा वहाँ पर उसकी 4 संयोजकता दिखेगी और जहाँ आपको नाइट्रोजन दिखेगा वहाँ पर उसके 3 संयोजकता दिखेगी। तो ये हमारा क्या है, साइटोसिन है। अब देखिए थाइमिन कैसे बनेगा, C डबल बांड O CCH3 CH NH CHN। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो आप इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन आपको यहाँ दिख रहा है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 3 1 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो 1 3 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन आपको इसमें भी दिख रहा है। कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन आपको इसमें दिखेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 कार्बन आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है ना, तो 5 कार्बन आपको इसमें दिखेगा। ठीक है ना, और अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको थाइमिन बनेगा। ठीक है ना, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपको क्या बने, ग्वानिन क्या बनेगा, ग्वानिन में N डबल बांड CH सिंगल बांड NH सिंगल बांड C डबल बांड N सिंगल बांड C डबल बांड O। ठीक है ना, ये आपके लिए संरचना बन जाएगी। सारी संरचनाओं को याद कर लीजिएगा, लिख करके पढ़ करके, किसी भी तरीके से अगर याद होती है तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपके लिए होने वाली हैं। ठीक है ना, तो सभी लोग क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अगला हमारा क्या है, एडेनिन है। क्या है, एडेनिन है, ये आपके लिए कर लेंगे।
ठीक है ना। 4 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है? आसवन के द्वारा क्या कर रहा है? आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? किसके द्वारा? आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको पढ़कर बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? अगर आसवन के द्वारा हम शुद्ध एथेनॉल को प्राप्त करेंगे तो ऐसा संभव क्यों नहीं है? ठीक, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है? प्रश्न नंबर 4 का क लिखना है और यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है। इस बात को मेरे नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है ना। तो ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो आंशिक आसवन पर इथेनॉल पानी का मिश्रण शर्करा के किण्वन द्वारा प्राप्त लगभग घोल देता है। ठीक है ना, जो आंशिक आसवन पर इथेनॉल पानी का मिश्रण है वह लगभग क्या देता है? घोल देता है एक दूसरे को। और इथेनॉल यानी एथेनॉल की मात्रा में से 95% तरल और वाष्प चरण में इसकी संरचना समान होती है और इसलिए इन्हें अलग करना संभव नहीं है। ठीक, ये मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। तो ये मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, मतलब एक विशिष्ट संरचना में न्यूनतम उबलते स्थिरक्वाथी से बड़े संरचना सकारात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, उदाहरण के लिए 95% इथेनॉल और 5% पानी मात्रा के अनुसार। ठीक है ना। शुद्ध एथेनॉल पानी और उसके स्थिर क्वाथी के क्वथनांक नीचे दिए गए हैं। एथेनॉल 351.3 के, ठीक, पानी का जो क्वथनांक होगा 373 केल्विन होगा, स्थिर क्वाथी 351.1 केल्विन। ठीक है ना। अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी की बात करेंगे तो राउल्ट के नियम के अनुसार नियम से बड़े नकारात्मक विचलन को दर्शाने वाले अनादर्श समाधान, ठीक है ना, एक विशिष्ट संरचना जैसे नाइट्रिक एसिड और पानी में अनुमानित संरचना 68% नाइट्रिक एसिड और द्रव्यमान द्वारा 32% पानी में अधिकतम उबलते हुए स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ऐसे HNO3 और H2O स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक 393.5 के है। ठीक है ना। चलिए 4 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अपघट्य, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। क्या कह देना है? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ठीक, चालकता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विलयन की चालकता कहते हैं। इसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोलर चालकता की बात करेंगे तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता को विलयन की सांद्रता से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, अर्थात के/सी को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? 4 के ग की बात करेंगे। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की है। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है? अवकल वेग समीकरण ज्ञात करना है। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको? अवकल वेग समीकरण a + b = c आपके लिए हो जाएगा। ठीक, दर r बराबर k अभिकारक की पावर n, यानी n क्या है? कोटि है, k वेग स्थिरांक है, r बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? k की पावर -1 b की पावर 2 समीकरण नंबर 1, जहाँ d/dt बराबर k a की पावर 1 b की पावर 2, r1 बराबर k a की पावर 1 b की पावर 2,
R1 बराबर के एक्स वाई की पावर 2 या R1 बराबर के एक्स वाई की पावर 2, जहाँ ए क्या है सांद्रता है, वाई क्या है, बी क्या है वाई है। ठीक, बी बराबर क्या हो जाएगा 3b। ठीक, तो वेग आपको निकालना है, तो dx अपान dt बराबर के ए की पावर n 3b की पावर 2 यानी कि 9 के ए की पावर 1 b की पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 dx अपान dt। ठीक, a बराबर 2a, जब क्या होगा a बराबर 2a होगा और b बराबर 2b होगा, तो 2 इंटू 4 इंटू के ए की पावर 1 b की पावर 1 यानी 8 के ए की पावर 1 b की पावर 2, यानी कि अतः वेग 8 गुना हो जाएगा। कितना? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं, 4 के घ की बात करेंगे। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। कारण आपको लिखना है Cr++ प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक है। ये आपको बताना है इसका कारण क्या है। ऐसा कारण क्या है कि जो हमारा Cr++ है, ठीक, Cr++ है, वह प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज जो हमारी है वह प्रबल आक्सीकारक है। ऐसा कारण क्या? आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। ठीक, Cr++ आक्सीकारक होता है क्योंकि इसमें 3d4 से 3d3 का परिवर्तन निहित है। 3d3 विन्यास T32G अधिक अस्थायी है। Mn+3 के ऑक्सीकरण गुणों में 3d4 से 3d5 का परिवर्तन होता है तथा 3d5 अधिक अस्थायी विन्यास है। यही कारण है कि Mn3 प्रबल आक्सीकारक है। ठीक है ना। चलिए, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। क्यों? वे आयन जिनमें D1 विन्यास होता है वे D उपकोच के उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा ना तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक, तथा अधिक अस्थायी D0 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ होगा वो क्या चाहता है कि मैं अस्थायी रहूं। क्या रहूं? मैं अस्थायी रहूं, मेरे पास कोई परेशानी न रहे। तो अगर देखिए जैसे अगर D1 है, ठीक है ना, D में कितने इलेक्ट्रॉन? आपको 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 है, 1 है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उस पर ज़्यादा लोग अटैक करेंगे, इसलिए वो क्या करता है? अपने आप को खाली रखता है। ठीक है ना, तो D0 विन्यास प्राप्त कर लेता है। यही सरलता से संपन्न हो सकता है क्योंकि जल योजन या जालक ऊर्जा का मान D उपकक्ष से इलेक्ट्रॉन के पृथक्कीकरण से निहित आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। ठीक, 5 क की बात करेंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय बैटरी डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? ठीक, तो प्राथमिक बैटरियों में सीमित अभिकारक होते। देखिए मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक, तो सेकेंड चैप्टर में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सीसा संचायक सेल का जो आपका डिस्चार्ज है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है ना, तो प्राथमिक बैटरियों में सीमित अभिकारकों होते हैं और वे अभिकारकों पूर्ण उपभोग के बाद काम करना बंद कर देते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं? सीमित अभिकारक होते हैं, मतलब एक सीमा के बाद वे क्या करेंगे? काम करना बंद कर देंगे। इस प्रकार वे रिचार्जेबल होती हैं। जैसे आप किलो घर में इन्वर्टर लगा हो गया, मोबाइल की बैटरी ही देख लीजिए, ये तो सीसा संचायक बैटरी है नहीं, है लेड एसिड बैटरी, लेकिन जहाँ पर आपको इन्वर्टर होगा, जो ई रिक्शा की बैटरियाँ होती हैं आप वहाँ देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने एक बार इसको चार्ज कर दिया तो वहाँ पर 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद क्या होती है? यहाँ बंद हो जाती है। ठीक, जब यह बंद हो जाती है मतलब यहाँ क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। अब इसको पुनः करंट की आवश्यकता मिल पड़ती है तो इसको रिचार्ज किया जाता है। ठीक है ना, इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, ये आपको संचायक बैटरी चार्ज करने के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा होता है। इस प्रकार दोनों बैटरी ऊपर बताए अनुसार संतोषजनक आउटपुट नहीं देती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5 ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक 60 सेकेंड e⁻⁻1 है। ठीक, और अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? ठीक, पहला तो ये पूछ रहा है। दूसरा, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ की गणना आपको करना है। तो प्रथम कोट के बराबर 60, ठीक, ए बराबर 1,
या a-x बराबर 1/16 या t बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग a अपान a-x। ये आपके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, k का मान दे रखा है 60 और a का मान दे रखा है 1, a-x का मान 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग 1 अपान 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/16 इसका हो जाएगा, क्योंकि 16 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान 60, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 इंटू 4 इंटू 0.301 अपान 60। ठीक है ना, क्योंकि log 2 का मान 0.301 होता है। ठीक, सॉल्व करेंगे 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुख्य अवधारणा टी हाफ बराबर 0.693 अपान के, ये आपको दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे 2.303 अपान टी लॉग a अपान a-x। ठीक, के बराबर 2.303 अपान 40 लॉग 100 अपान 100 - 30। तो k बराबर 2.303 अपान 40 लॉग 100 अपान यानी 0 से 0 कैंसिल, 10/7 का मान क्या होगा 1.42। इसका मान क्या हो जाए k बराबर 8.90 इंटू 10 की पावर -3 मिनट की पावर -1। अब k का मान इसमें हम रख देंगे तो निकल जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ पर टी हाफ आपका आ जाएगा 77.7 मिनट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 5 ख की बात करें। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 6 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। जबकि फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक प्राथमिक एल्कोहलिक और 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह हैं। ठीक, फ्रक्टोज में कीटो समूह उपस्थित होता है। फ्रक्टोज की चक्रीय श्रृंखला एक अंतराणुक हेमीकीटल के निर्माण द्वारा निर्मित मानी जाती है। हेमीकीटल के निर्माण में C6 परमाणु पर उपस्थित OH समूह C2 परमाणु पर उपस्थित कीटो समूह से संयोग करता है। ठीक है ना। तो CHOC यानी अच्छा कार्बन आपको दिखेगा, OH H, OH H एक आपको दिखेगी। ठीक है ना इसमें। और अगर इसमें देखा जाए, ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा, इसमें एल्कोहल ऐड कार्बन नंबर 2 पर होगा और एल्डिहाइड आपको कार्बन नंबर 1 पर देखने को मिलेगा। ठीक, और इसमें अगर बात किया जाए फ्रक्टोज की, तो इसमें CH2OH मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आपको कार्बन देखने को मिलेंगे, एक H और यहाँ पर OH, फिर 2 OH इधर, एक H इधर। ठीक, CH2OH फ्रक्टोज आपके लिए हो जाएगा कीटोन ऐट कार्बन 2 पर मिलेगा, एल्कोहल ऐट कार्बन नंबर 1 पर मिलेगा। ठीक, चलिए विटामिन ए का उपयोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आवश्यक है तथा विटामिन सी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, ध्यान दीजिएगा, गाजर, मक्खन, दूध, पालक, पनीर आदि ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है, रसेदार फल जैसे आंवला, संतरा, टमाटर, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते, सलजम आदि। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 5 घ की बात करें, क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, कीलेट प्रभाव से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए क्या है इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। जब लिगेंड अधातु आयन से 2 दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध होता है, क्या कहते हैं, जब लिगेंड धातु आयन से 2 दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक, द्विदंतुर, त्रिदंतुर आदि लिगेंड धातु आयन के साथ कीलेट बनाकर संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कीलेट के कारण अस्थायित्व पर पड़ने वाले इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहते हैं। ठीक,
NiNH3 का होल 6 की पावर 2 प्लस तथा NiEn की पावर होल थ्राइस 2 की पावर 2 प्लस कीलेट प्रभाव के कारण अधिक अस्थायी संकुल है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना होमवर्क में दूंगा जो आपको करना होगा। अब देखिए इसको जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा ये आपको ढूंढ के करना होगा। CH3CH2 प्लस NaI से क्रिया करेगा क्या बनाएगा। C6H5ONa प्लस C2H5Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। CH3CH2CH2OH प्लस SOCl2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक, और यहाँ पर SOCl2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर COCl2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, COCl2। ठीक है ना, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2H प्लस HBr से क्रिया करेगा क्या बनाएगा। CH3CH सेकेंड डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। छ के खा की बात करेंगे तो कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, आपसे अभिक्रिया पूछेगा तो कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है आपको बताना है। तो इसका मान जर्मन रासायनिक HK कोल्बे के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इस प्रक्रिया को विकसित किया। ठीक है ना, कोल्बे अभिक्रिया यांत्रिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिक्रियकों की प्रतिक्रिया के समान है। ठीक, इसको आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए रायमंड टीमन अभिक्रिया की बात करेंगे तो जब फिनाल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो एलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया क्या कहेंगे, रायमंड टीमन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल तौर पर C6H5OH प्लस CsCl3 प्लस 3NaOH क्रिया कर क्या बनाएगा OH CHOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, प्लस 3NaCl प्लस 2HO की पावर S प्लस से क्रिया कर क्या बनाएगा OH CHO ओ सैलिसिलिक एल्डिहाइड आपका बनाएगा। ठीक, थर्ड नंबर की बात करेंगे, विलियमसन्स अभिक्रिया की बात करेंगे। ठीक है ना, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पर सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर का बनना। ठीक, C2H5ONa प्लस C2H5I क्रिया करके क्या बनाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaI सोडियम एथॉक्साइड एथिल आयोडाइड डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, चलिए अब प्रश्न 7 के की बात करेंगे। 4 क्लोरोपेंटेन 1 आन, इसका संरचना सूत्र होगा क्या होगा H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl और CH3 आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, PP डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ठीक, SCOOC CH2 CH Br CH C6H5 CH3। ठीक है ना, हेक्स 2इन 4 आयोनिक अम्ल आपके लिए हो जाएगा। ये आपके लिए बना लेना, पूरा संरचना आपको इस तरीके से बना लेनी। ठीक है ना, 7 के ख की बात करेंगे अथवा पूछेगा अनुसूत्र C4H11 से प्राप्त विभिन्न समावयी अमीनों की संरचना लिखिए, विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समझौता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एथोनालिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक, ऐसे आपको बना लेना है इनको। ठीक है ना, 8 आपको बनेंगे तो 8 को आपको यहाँ पर पूरा बना लेना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूरा यूपी MSP का मॉडल पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।